Biochemical characterization of transforming principle. That means कि now the transforming principle which we have studied, that there are certain molecules which can be transferred from one organism to other, and they just change its property. These were the genetic material, but what is that molecule? It was not known. So for it, several experiments were conducted, and who has conducted these experiments? Let us see. So these experiments were conducted by, it is name of the scientist is mentioned here, Oswald Avery, Colin MacLeod and Macklin McCarthy. These three has conducted the experiment in which year? In the year of 1933 to 44. This experiment is called? It is called biochemical nature of the transforming प्रिंसिपल एंड ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वॉज गिवन बाय ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट. अब आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है. बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन बाय दीज थ्री, एवरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी, while transforming principle was by Griffith experiment. So if it will be asked in your exam that who has given biochemical characterization of transforming principle, credit goes to these three scientists. Then if it will be asked who has given transforming principle, then credit goes to Griffith. What they have done in their experiment, this is, we can just see that they have just extracted the molecule, biomolecules. प्रोटीन को अलग कर लिया, डीएनए को अलग कर लिया, एंड दे हैव आल्सो सेपरेटेड आरएनए. अब क्या किया इन्होंने, इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स डाल दिए. डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन द सेंस वो एंजाइम्स, जैसे प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का एंजाइम क्या हो जाएगा? प्रोटीएजेज हो जाएगा. देन डीएनए को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम कौन सा हो जाता है? डीएनएजेज हो जाता है. आरएनए को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम कौन सा होता है? आरएनएजेज होता है. वी विल जस्ट सी. आपको पता है किसी भी एंजाइम के नाम के लास्ट में क्या लगा रहता है? ASES. लेट अस सी व्हाट इज देयर फर्दर. सो हियर यू कैन जस्ट सी, इन्होंने क्या किया, हीट किल्ड एसिड स्ट्रेन लिया, उसमें एक में इन्होंने क्या डाल दिया? प्रोटीज डाल दिया. दैट मीन्स कि वो एंजाइम, इस हीट किल्ड एसिड स्ट्रेन में अभी प्रोटीज एंजाइम किसको डाइजेस्ट कर लेगा? प्रोटीन पार्ट को डाइजेस्ट कर लेगा. तो जैसे ही प्रोटीन पार्ट डाइजेस्ट हो जाता है, तब भी क्या देखा जाता है? ट्रांसफॉर्म हो रहा है आर स्ट्रेन किसमें? एसिड स्ट्रेन में. यानी कि यहाँ पे प्रोटीन का कोई भी रोल नहीं था, क्योंकि प्रोटीन को ऑलरेडी डाइजेस्ट कर लिया गया प्रोटीज एंजाइम के थ्रू. और अगर प्रोटीन का रोल होता है यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन में, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल ना होता, बट ऐसा नहीं हुआ. फिर सेकेंड स्टेप में वो क्या करते हैं? सेकेंड स्टेप में वो देखते हैं क्या ये जो एसिड स्ट्रेन हीट किल था उसमें आरएनएजेस डालते हैं. यानी आप किसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं? आरएनए को डिस्ट्रॉय करने की. तो यानी ऊपर देखा प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करने पर भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था. अब यहाँ पे जब आरएनए को डिस्ट्रॉय किया थ्रू एंजाइम आरएनएजेस, तो उस टाइम पे भी क्या हो रहा है? ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है. दैट मीन्स रफ स्ट्रेन गेट्स ट्रांसफॉर्म इनटू एसिड स्ट्रेन. ये प्रोसेस हो रहा है. तो अब पता चला कि आरएनए इज ऑल्सो नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आर स्ट्रेन इनटू एसिड स्ट्रेन. इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट हैपेंस, जब एसिड स्ट्रेन को उन्होंने किसके साथ यूज़ किया? यहाँ पे डीएनएजेस के साथ. यानी डीएनए को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम, यानी अब वो एंजाइम आ चुका था विच इज़ गोइंग टू जस्ट डाइजेस्ट द डीएनए. इसने डीएनए को डाइजेस्ट किया. ना व्हाट हैपेंड इन दैट केस? उस केस में आर स्ट्रेन कैन नॉट ट्रांसफॉर्म इनटू एसिड स्ट्रेन. यहाँ पे कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा था. यानी व्हेन द डैमेज टू डीएनए हैज़ अकर्ड, in that case transformation has got restricted. From here the conclusion was derived that DNA was the genetic material which was just leading to the transformation of R strain into S strain. In Griffith's experiment, its a pictorial representation is represented here. 3 test tubes were just, you can see various test tubes are just taken. इसमें कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ एस टाइप बैक्टीरिया, यानी कि जिससे जो एस टाइप बैक्टीरिया है उसके हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स ले लिए. यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट हो गया, फिर प्रोटीन ले लिया, डीएनए ले लिया, और यहाँ पे व्हाट इज नेक्स्ट इज गिवन? डीएनए ऑफ एस बैक्टीरिया. ठीक है. इन द सेम वे व्हाट दे हैव डन, यहाँ पे क्या दिखा रहा है आपका कि दे हैव जस्ट टेकन आउट दिस वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ दिस एस टाइप बैक्टीरिया, एंड व्हाट इट हैज़ रिजल्टेड कि जिसमें डीएनएजेस डाला था उसमें केवल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है और सब में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है. दिस वॉज जस्ट एक्सपेरिमेंट हैज़ बीन कंडक्टेड बाय एवरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी. अब इससे कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि प्रोटीन इज़ नॉट जेनेटिक मटेरियल, आरएनए इज़ ऑल्सो नॉट जेनेटिक मटेरियल, बट डीएनए of heat killed acid strain is the genetic material, because DNA digested with the DNA is mixed with R strain.
अनेबल टू ट्रांसफॉर्म आर स्ट्रेन टू एस स्ट्रेन, क्योंकि जहाँ पे डीएनए डाला था वहाँ पे डीएनए डाइजेस्ट हो जा रहा है, इसलिए आर स्ट्रेन किस में नहीं कन्वर्ट हो पा रहा है, एस स्ट्रेन में नहीं कन्वर्ट हो पा रहा है. बट ऑल बायोलॉजिस्ट आर नॉट कन्विंस्ड, दैट मीन्स एवरीवन वाज नॉट एग्री विद इट. दे आर सेइंग नो, वी वांट सॉलिड प्रूफ फॉर इट, इट इज नॉट दैट मच जेन्युइन. So it was not just convincing all the biologists at that time, but even though their conclusion was correct, we will come to know about it. For this, DNA is the genetic material. Who has given the experimental proof? If it will be asked, who has given experimental proof that DNA is a genetic material, credit goes to Hershey and Martha Chase. ठीक है, Hershey and Chase experiment is called. तो this is Hershey and Martha Chase experiment. इन ईयर 1952 इन्होंने किस बैक्टीरिया के ऊपर वर्क किया था? दे हैव वर्कड ऑन वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया. उन्होंने उस वायरस के ऊपर वर्क किया था जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है. अब यहाँ पे वन थिंग यू ऑल हैव टू जस्ट कीप इन योर माइंड दैट इट इज बैक्टीरिया. ठीक है, अब इसको इन्फेक्ट करने का काम कौन कर रहा है? बैक्टीरियोफेज. अब वायरस जब इन्फेक्ट करता है तो आई थिंक यू ऑल नो दैट इट इंजर्ट्स इट्स जेनेटिक मटेरियल इनसाइड द बैक्टीरिया, और फिर जो जेनेटिक मटेरियल है ये अपनी जैसे और वायरसेस को सिंथेसाइज कराता है, ना कि बैक्टीरिया के रेप्लिकेशन में हेल्प करता है. इट मेक्स इट्स ओन कॉपी. वायरस अपनी ही कॉपी बनाता है. यू कैन सी हियर वायरस इज अटैकिंग एंड वायरस इज मेकिंग इट्स ओन कॉपी, एंड लेटर ऑन बैक्टीरिया के सेल वॉल की लिसिस हो जा रही है और जो न्यू वायरस है वो रिलीज हो रहे हैं और नए बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहे हैं. So this here they have used that virus which is called bacteriophage. Now what has happened in that? Let us see in this experiment. Yes, here content is written here, but I am just showing you through this diagram. And one thing I am just telling you, the diagram which is given in your NCERT book, that is the best diagram. You need not to go anywhere. Just go through the diagram which is given in your NCERT book. That is the best diagram mentioned in your NCERT. What is that? प्रोटीन कोड्स ऑफ फेजेस आर रेडियो एक्टिवली लेबल्ड. उन्होंने क्या कर दिया, जो प्रोटीन कोड है उसको रेडियो एक्टिवली लेबल्ड कर दिया. एंड व्हाट हैपन, फेजेस जो है उन्होंने बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया. अब क्या हो गया, कोई भी रेडियो एक्टिविटी वहाँ पर डिटेक्ट नहीं हुई. लेकिन अब उन्होंने किसको, जब दूसरे केस में उन्होंने क्या कर दिया, उसके जेनेटिक मटेरियल को रेडियो एक्टिवली लेबल कर दिया. उस केस में वो देखते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर से रेडियो एक्टिविटी क्या था, डिटेक्टेड थी. यानी उसके जो डीएनए था जिसको हमने रेडियो एक्टिवली लेबल कर दिया था, वहाँ पे उसकी प्रेजेंस बैक्टीरिया के अंदर देखी गई. सो हेयर इट हैज़ बीन शोन दैट प्रोटीन इज नॉट द जेनेटिक मटेरियल while डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल. नाउ विच कंपाउंड they have used for just tracing out? So for protein they have used radioactive sulfur, and for DNA they have used radioactive isotope of phosphorus. Why? Because sulfur is the major part of protein and phosphorus is the major part of DNA. आपने पढ़ा होगा DNA के स्ट्रक्चर में कि फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट रहता है. तो जैसे ही इन्होंने जब बैक्टीरियोफेज को रेडियो एक्टिव सल्फर से कोट किया, यानी कि उसका प्रोटीन पार्ट क्या हो गया था, रेडियो एक्टिव. तो उस केस में जब इन्होंने स्टडी किया तो उन्होंने क्या पाया कि बैक्टीरिया के अंदर रेडियो एक्टिविटी नहीं थी, बल्कि जो वायरस शेल थे उनमें रेडियो एक्टिविटी थी, क्योंकि डीएनए अंदर चला गया था. तो डीएनए में तो कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं थी, बट देयर वाज अ रेडियो एक्टिविटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फर इन द प्रोटीन कोड. बट इन केस ऑफ डीएनए या जेनेटिक मटेरियल, फॉस्फोरस वाज प्रेजेंट एंड इट हैज़ रिजल्टेड इन दैट. इसमें क्या हुआ, जैसे ही इसने बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया, द जेनेटिक मटेरियल वॉज इंजेक्टेड इनसाइड द सेल. और अब जब हम सेल को स्टडी कर रहे थे तो रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड इनसाइड द सेल. It is a diagram which is given in our NCERT book. We can see here that bacteriophage is labeled with the radioactive sulfur which is just in the protein code. हमें पता है वो बाहर स्ट्रक्चर होता है. और जेनेटिक मटेरियल के लिए हमने कौन सा रेडियो एक्टिव कॉम्पोनेंट यूज़ किया था, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, विच इज़ मेंशन्ड हेयर. आई थिंक यू हैव जस्ट सीन हेयर फॉस्फोरस एंड हेयर सल्फर. नाउ दे हैव इन्फेक्टेड द बैक्टीरिया विद द बैक्टीरियोफेज वायरस. बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया इन 3 स्टेजेस को आप याद रखिएगा, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन. जैसे इन्फेक्ट किया तो इन्होंने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या पाया कि नो डिटेक्शन ऑफ द रेडियो एक्टिविटी
इनसाइड द सेल्स, बट जो सुपर नेटेड जहाँ पे वायरस का प्रोटीन कोट रहा होगा उसमें रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट की गई थी, बट सेल के अंदर कोई भी रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट नहीं की गई। इन दिस एक्सपेरिमेंट व्हाट वाज डिटेक्टेड कि सेल के अंदर रेडियो एक्टिविटी वाज देयर बट सुपर नेटेड पे रेडियो एक्टिविटी नहीं थी। तो यहाँ पे सेल के अंदर क्यों आ गई? बिकॉज इनसाइड द सेल विच थिंग हैज़ एंटर्ड? जेनेटिक मटेरियल। और हमें उस टाइम पे पता था कि इनसाइड द बैक्टीरियोफेज व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल? इट इज़ डीएनए। और यहाँ पे उसका आउटर कवरिंग क्या है? प्रोटीन इज देयर। अब इन्होंने क्या किया, पहले बैक्टीरियोफेसिस में इन्फेक्शन कॉज कराया, फिर ब्लेंडिंग इन द सेंस आफ्टर इन्फेक्शन हैज़ अकर्ड दे हैव ब्लेंडेड, जैसे आप ब्लेंडर में चीज़ों को मिक्स करते हो, मिक्सी जार में जूस बनाते हो उस तरह। तो ब्लेंडिंग से क्या हुआ? ड्यू टू जर्क दिस बैक्टीरियोफेज आउटर प्रोटीनेशियस कोट हैज़ जस्ट गॉट सेग्रीगेटेड फ्रॉम द सेल सरफेस। सेल सरफेस पे जो ये जुड़ गया था वो हट गया, ठीक है। देन दे हैव डन सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन मीन्स रोटेटिंग समथिंग अगेंस्ट द ग्रेविटी। उसमें इतनी तेज़ी से रोटेट करते हैं कि जो लाइट चीज़ होती है वो ऊपर आ जाती है और हैवी चीज़ें यू कैन जस्ट से नीचे आ जाती हैं। इन द यू कैन जस्ट सी द इन्फेक्शन दैट एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन लाइक बटर इज़ मेड फ्रॉम बटर दैट कर्ड से अगर आप बटर बना रहे हो या मक्खन निकाल लो, देखो मक्खन ऊपर फ्लोट करने लगता है जब आप उसको चर्न करते हो, मिक्स करते हो फॉर पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, और जो भी बटर मिल्क होता है वो नीचे की ओर आ जाता है, ठीक है। द सेम विथ इट इज़ सेंट्रीफ्यूगेशन हेयर, इट हैज़ रिजल्टेड इन द दैट लाइट कॉम्पोनेंट एज सुपरनेटेंट, जो कि उसका वायरस का कोड था ये ऊपर की ओर आ गया, और हैवी सेल्स जो थे वो नीचे बॉटम में। सपोज इट इज़ दिस बीकर या उसमें जो भी हमने यूज़ किया, इसमें ऊपर की ओर किसका क्या आ गया? वायरस की लेयर, वायरस का प्रोटीन को, और नीचे यहाँ पे सेटल हो गए जो सेल्स हैं। तो इससे ये इजी हो जाता है कि आप ऊपर के स्ट्रक्चर को स्टडी कर सको लैब कंडीशन में, एंड देन थिंग्स विच आर सेग्रीगेटेड एट द लोअर पोर्शन. This experiment was done by Hershey and Chase. This is called Hershey and Chase experiment. You can learn it from there. After doing these experiments, what they have observed, that bacteria infected with viruses that had radioactive DNA were radioactive. जो बैक्टीरिया वायरस से इन्फेक्ट हुए जिनके पास रेडियो एक्टिव डीएनए था, तो नो रेडियो एक्टिविटी इन द सुपरनेटेंट, उसके सुपरनेटेंट में कोई भी रेडियो एक्टिविटी नहीं थी, बट बैक्टीरिया सेल में थी। बट बैक्टीरिया इन्फेक्टेड विद वायरसेस दैट हैड रेडियो एक्टिव प्रोटीन बट नॉट रेडियो एक्टिव, जिसमें रेडियो एक्टिव प्रोटीन यूज़ किया गया था उसमें बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव नहीं हुए थे। वाई? बिकॉज रेडियो एक्टिविटी वॉज देयर इन द प्रोटीन कोड, और वो कहाँ पे था? सुपरनेटेंट पे था। यहाँ से कंक्लूजन क्या आता है? डीएनए इज द इन्फेक्टिंग एजेंट दैट मेड बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव, हैंस डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। यानी कि बैक्टीरिया को रेडियो एक्टिव बनाने में किसका कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा था? डीएनए का। इसलिए डीएनए को ही क्या बोल दिया गया? जेनेटिक मटेरियल विच हैज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द another organism, and it has changed the property of that particular organism. In the case of that Griffiths experiment it was which was there. अब ये हमसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर जेनेटिक मटेरियल। अगर आप किस चीज़ को जेनेटिक मटेरियल बोल रहे हो तो उसके अंदर क्या क्या फीचर्स होने चाहिए विच मेक इट मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू अदर। So we know that in most of the organisms DNA is the genetic material except for retroviruses in which RNA is the genetic material. It should be able to generate its replica. आपको पता है DNA can make its own copy by that self replication. It should be chemically and structurally stable. So DNA is more chemically stable as compared to RNA. It should provide slow changes that require for evolution. मतलब इसमें तुरंत changes नहीं होने चाहिए. It should require it should have that slow changes ताकि उसका evolution एक particular direction में हो और सही से हो. So it is also in DNA. It doesn't have follow that much quick change or mutation. It should be able to express itself in the form of Mendelian character. मतलब it should have genes and genes are expressing itself and DNA follows this rule. Protein does not fulfill this criteria, hence it is not genetic material. और ये क्राइटेरिया कौन ही फुलफिल कर पाता है? प्रोटीन, इसलिए वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है। बट इसमें से फीचर्स किस में आ जाते हैं? आरएनए और डीएनए में। बट किसके अंदर ये फीचर्स ज़्यादा स्टेबल के फॉर्म में हमें दिखते हैं? डीएनए के अंदर। इन आरएनए वी विल सी सर्टेन शॉर्टकमिंग्स आर देयर इवन दो इट ऑल्सो बियर द सेम फीचर्स एज इट इज मेंशन्ड हियर। लाइक रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, इसके लिए क्या क्या तरीके हैं? हाउ डज डीएनए कैन रेप्लिकेट?
First of all, what is replication of DNA? It is a process through which DNA will make its own copy. DNA है ये आपका एक, अब इसमें क्या करेगा, खुद की कॉपीज़ को बनाएगा. दिस प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज अ DNA रेप्लिकेशन. अब DNA रेप्लिकेशन में वी नो दैट व्हाट हैपन्स देयर कि इन यूकैरियोट्स DNA इज डबल स्ट्रैंडेड. हमें पता है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में DNA कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है. देन स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर बिकॉज ऑफ देयर बी सीक्वेंस. कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर मीन्स कि सपोज एक साइड का स्ट्रैंड का सीक्वेंस है ATG, तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ T आएगा, यहाँ पे A आएगा, and here it would be C because we know that adenine always pairs with thymine, thymine always pairs with adenine, and guanine always pairs with the cytosine. So we know that these are complementary to each other. That means just we know if on the one side there is a one particular sequence, then on the other side the sequence would be particular only, यानी जिससे वो अपना पेयर बनाएगा, that the pair would be there. देन सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ DNA रेप्लिकेशन. इसको आपको याद रखना है. इट इज कुड बी आस्क्ड कि विच काइंड ऑफ रेप्लिकेशन डज इट अकर बाय DNA. इट इज सेमी कंजर्वेटिव. व्हाट डज सेमी कंजर्वेटिव मीन्स? सेमी कंजर्वेटिव मीन्स in semi conservative mode of DNA replication what happens, suppose it is DNA strand, ठीक है, it is having two, one strand and the other strand. Then once the replication, these both strand will participate in the DNA replication, so it is semi conservative. मतलब one is parental strand, here we can see one is the parental strand while other one is the newly synthesized strand. दूसरा क्या हो जा रहा है, newly synthesized. So it is called semi-conservative because one is that of the parent and other one is the that newly synthesized complementary DNA strand. That's why it is called semi-conservative mode of DNA replication, and it is written here also that it is the most common method of DNA replication, and there is the only method of DNA replication which we have studied. It takes place in the nucleus. कहाँ पे होता है ये, जहाँ पे DNA present है, that means inside the nucleus. Replication takes place in the S phase of cell cycle. That is the important for you need. किस phase में होता है, तो synthesis आपका जो S phase है उस phase में होता है replication. Deoxyribose nucleotides needed for the formation of new DNA strand. वहाँ पे जो आपने न्यूक्लियोटाइड्स अभी पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, तो वही डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोटाइड्स जो डिफरेंट टाइप्स के थे उनकी यहाँ पे we need them so that DNA replication can occur. ठीक है, and these are present inside the nucleoplasm, यानी न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट है that is called nucleoplasm. Like cytoplasm is there inside the cell, so आपको जो viscous liquid is present inside the nucleus, that is the nucleoplasm fluid inside the nucleus. This is diagram is depicting the semi-conservative mode of DNA replication. At the time of replication, two strands of DNA separates. अब आप देख सकते हो जैसे DNA replication स्टार्ट हो रहा है, दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए. फर्स्ट पॉइंट इज हेयर. ईच स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट, यानी हर जो एक स्ट्रैंड है वो एक टेम्पलेट मतलब जिसके ऊपर अब सिंथेसिस होगी. जैसे सपोज एक स्ट्रैंड है, उसका सीक्वेंस था ATC, तो अब जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड आएगा उसका सीक्वेंस क्या हो जाएगा, TA, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है बच्चे साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में, तो ये G, यानी सर अब ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस आ जाएगा इन जस्ट अपोजिट टू इट. सो दैट थिंग इज देयर. यहाँ तक हमने देखा फर्स्ट पॉइंट था. देन ईच स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट, दिस इज देयर सेकेंड पॉइंट. अ न्यू स्ट्रैंड इज कंस्ट्रक्टेड ऑन ईच ओल्ड स्ट्रैंड. देख लो न्यू स्ट्रैंड कंस्ट्रक्ट हो रहा है, दैट इज थर्ड पॉइंट विच इज कवरिंग हियर. Hence two exactly identical double-stranded DNA molecules are formed. अब यहाँ पे identical DNA strand molecule बन रहा है, तो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट भी आपका कवर हो गया. Then in each new DNA molecule, one strand is old and the other one is the newly formed. So we can just see one is the old and other one is the newly formed. इसको हमने old बोल दिया, इसको हमने बोल दिया newly formed, which has formed newly. It is same here in this side also. The same thing is there. So hence Watson and Crick describe this method as a semi-conservative replication. जो Watson and Crick थे, who has given double helical model structure of DNA? It was given by the scientists Watson and Crick, and they have only said that the method of DNA replication is semi-conservative. Semi-conservative means both the strand are just participating and they are giving template region, and from that one is the parental strand and other one is the newly synthesized DNA strand, which we can see clearly in this diagram. Next,
Semi-conservative nature of DNA. Matthew and Michelson and Franklin start experiment. It is Michelson and Stoll experiment. It is called. इसकी spelling यहाँ पे गलत है, तो you have to just see from your NCERT. It's books is in NCERT book you have to see its spelling. It's wrong बच्चे. Michelson and Stoll, STAHL, Stoll experiment. It is called. Here it is written wrong. So just go through your book. I'm just cutting it. It's a Stoll. Michelson and Stoll experiment. Now what happens there? What they have done there? Let us see. Okay, as I have told you that here it should be Stoll, तो यहाँ पे start नहीं होगा, यहाँ पे क्या जाएगा? Stoll experiment. Michelson and Stoll experiment. They have given experimental proof for the semi-conservative mode of the DNA replication. I would like to explain you it through your NCERT books diagram, because in your NCERT book diagram is very much nice and it has explained in a very much nice way. And this is the diagram which is there in your NCERT book, which I am just opening here. It is given now. Here you can see it's written correctly. That is a Michelson and a Stoll's experiment. Now what has happened? They have taken DNA, okay, and they have just put the heavy isotope of they have taken E. coli, ठीक है, उसको ग्रो कराया उन्होंने नाइट्रोजन मीडियम में, जिसमें उन्होंने कौन सा नाइट्रोजन यूज़ कर दिया था? हैवी नाइट्रोजन. व्हाट इज दैट हैवी नाइट्रोजन? इट्स अ N15. You can just see here isotope of N15. Normally it occurs as a that N14. Now अब उन्होंने क्या किया, क्योंकि उन्होंने इसमें ग्रो कराया था बैक्टीरिया को, दैट इज ई कोलाई को, तो उसके अंदर सब जो डीएनए में केवल कौन सा आ गया था आपका? N15 आ चुका था, यानी कि हैवी आइसोटोप आ चुका था. बट नाउ व्हाट दे हैव डन, अब इसको इन्होंने इस जो जनरेशन थी इसको नॉर्मल में ग्रो कराया. सो व्हाट दे हैव सीन, वन बैक्टीरियल कॉलोनी ऑलमोस्ट टेक 20 minutes टू मेक इट्स अनदर कॉपी, ठीक है. तो अब जब इन्होंने पहले उसको हैवी आइसोटोप में रखा, तो सबके अंदर हैवी आइसोटोप आ गया था नाइट्रोजन का इनसाइड द डीएनए. आपको पता है डीएनए के अंदर नाइट्रोजन इज अ मेजर कंपोनेंट. फिर उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने नॉर्मल द नाइट्रोजन कंटेनिंग मीडियम में इसी बैक्टीरिया को ग्रो किया फॉर 20 minutes, व्हाट दे हैव फाउंड दैट कि उसमें दो मतलब one strand was having that heavy isotope of nitrogen while the other one was having that light isotope of the nitrogen, क्योंकि इसके अंदर दो मिक्स थे अलग अलग टाइप के. दैट्स व्हाई इट वाज कॉल्ड हाइब्रिड. नाउ व्हाट हैज़ हैपेंड इन द नेक्स्ट जनरेशन, दैट इज थर्ड जनरेशन. आफ्टर 40 minutes 20 हेयर एंड 20 हेयर उसको मिला के 40 बोला गया, इसके रेस्पेक्ट में बोला गया. सो व्हाट हैज़ हैपेंड आफ्टर 40 minutes, दे हैव ऑब्जर्व दैट in generation 2 they have found both hybrid colony as well as the light colony. You can just see here. Now the indication of this light colony indicates that it is a semi-conservative mode of DNA replication. How? Let us explore. First of all, what has they done? दोनों स्ट्रैंड में क्या है? N15 है, हैवी आइसोटोप है, ठीक है. N15 इज देयर. अब जब इसका सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन हो रहा है, जब इसको हमने इसमें रख दिया नेचुरल नॉर्मल मीडियम में रख दिया, तो इसका एक स्ट्रैंड तो N15 वाला है. बट अब इसको डीएनए बनाने के लिए हमने कौन सा दिया है मॉलिक्यूल मीडियम? N14 दिया है. तो जो पेरेंटल स्ट्रैंड था वो तो कैसा रहेगा? N15 ही रहेगा. बट जो न्यूली सिंथेसाइज हो जाएगा वो क्या हो गया? N14 हो गया. दैट मीन्स वी कैन जस्ट सी हाइब्रिड. अब जब हमें हाइब्रिड मिल रहा है तो इट इज जस्ट शोइंग द सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन. हाउ? बिकॉज वन इज द पेरेंटल स्ट्रैंड, अदर वन इज द न्यूली सिंथेसाइज विच इज हैविंग लाइट आइसोटोप. इसी को अगर आप कंफर्म कर रहे हो तो ये कहाँ पे आ जा रहा है आपका कि देयर वी आर फाइंडिंग टू विद रिस्पेक्ट टू हेयर 4 out of 4 2 वर रिप्रेजेंटिंग दैट हाइब्रिड एंड दो कैसे हैं? न्यूली सिंथेसाइज, जिसमें कि कौन सा आ चुका है? नाइट्रोजन N14 आ चुका है, जबकि स्टार्टिंग में N14 कहीं पे था ही नहीं. हाउ इट हैज़ अराइज? इट हैज़ अराइज जस्ट ड्यू टू द सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. और इसको उन्होंने स्टडी कैसे किया कि दैट इट इज़ हैवी और लाइट. तो इन्होंने जब सेंट्रीफ्यूज किया, सेंट्रीफ्यूज आप समझ रहे हो, जैसे आई हैव जस्ट टोल्ड यू, किसी चीज़ को रोटेट करना बहुत ट्रिमेंडस स्पीड पे, तो इससे क्या होगा? लाइट चीज़ ऊपर फ्लोट करने लगती है और हैवी चीज़ नीचे आ जाती है. तो जो हैवी आइसोटोप था उसकी लोकेशन सपोज यहाँ पे आई, ठीक है. अब जब दूसरा वाला उन्होंने रोटेट कराया उस मॉलिक्यूल को, तो अब उसकी पोजीशन उस पहले वाले की पोजीशन से जस्ट अबव थी. यानी कि अब उसकी सेकेंड पोजीशन आ चुकी है, दूसरे मिडिल में आ रहा है. जब थर्ड वाला उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उसमें जब उन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो उन्हें दैट मिडिल लेयर ऑल्सो दे हैव फाउंड
एंड दे हैव ऑल्सो फाउंड वन मोर लेयर एट द टॉप। जब उन्होंने उसको एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें क्या पाया उन्होंने, कौन सा आइसोटोप नाइट्रोजन का, N14 केवल। मिडिल लेयर को उन्होंने स्टडी किया तो उसमें कौन सा आइसोटोप पाया गया था, इट वॉज N15 प्लस N14 ऑल्सो, ठीक है, दोनों आइसोटोप थे। And in first case, because they have experimented over it, there were whole only which molecule, N15 molecules were there. So from that, because it had the heavy isotope of nitrogen, it was called heavy. Here both N14 and N15 were present, that's why it was called hybrid. और इसकी पोजीशन भी क्या थी, जब सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब में, इसको सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब बोलते हैं, दैट वाज इन द मिडिल जोन। फिर अब जब थर्ड एक्सपेरिमेंट करते हैं तो यहाँ पे इनको मिलता है बोथ लाइट एंड हाइब्रिड। अब आप देखोगे हेवी कहीं पे भी अपीयर नहीं हो रहा है, वाई, बिकॉज हेवी में वन स्ट्रैंड हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड एज अ पेरेंटल स्ट्रैंड, और जब न्यू स्ट्रैंड जो आया वो उसमें कौन सा आइसोटोप था नाइट्रोजन का, N14 था, यानी हाइब्रिड था। और इन द सेम वे इन केस ऑफ हाइब्रिड व्हाट हैपन, वन स्ट्रैंड वाज N15 while the other one was of N14, ठीक है। तो N14 के ऊपर जब न्यूली सिंथेसाइज्ड हुआ तो अगेन इट वाज ऑफ N14, तो ये कैसा हो गया, दैट वाज बिकम लाइट। बट जो N15 वाला इसमें स्ट्रैंड था विच इज इंडिकेटेड हेयर विद द रेड कलर, इसके ऊपर जब सिंथेसाइज हुआ दैट न्यूली complementary DNA strand, it had N14 which has resulted in this hybrid isotope of the nitrogen, that hybrid, you can see hybrid condition of DNA, it has resulted in that. So this is the experiment which was done by Michelson and Stahl. This experiment that proves that some semi-conservative mode of DNA replication. How it proves semi-conservative mode of DNA replication? It shows that during when the bacteria was grown in the pure nitrogen medium, that heavy isotope, at that case it has N15. Then after that, आफ्टर इन सेकेंड जनरेशन दे हैड हाइब्रिड, दैट मीन्स जिस मीडियम में, अब उसको हमने चेंज कर दिया था मीडियम, यानी नॉर्मल नाइट्रोजन के आइसोटोप वाले मीडियम में इसको हमने रखा, तो उस केस में हाइब्रिड यानी प्रीवियस स्ट्रैंड का N15 भी था और न्यूली सिंथेसाइज N14 वॉज देयर। देन अगेन इफ दे हैव ग्रोन इट फॉर द सेकेंड जनरेशन आफ्टर 40 minutes, अगेन वॉट दे हैव फाउंड दैट two were light stranded and two were hybrid. So it is showing the semi-conservative mode of DNA replication. It is again shown here, parental molecule N15. First generation में क्या हो गया, one strand is N15 and other one is the N14. Same here. In second generation what has happened, that hybrid is there and again newly synthesized. You can just see here, that is the light molecule of DNA has been observed, and both hybrid, both are observed here. Semi-conservative nature of DNA, as suggested by that Michelson and Stahl experiment, what they have just found, let us see. They grew E. coli on that NH4Cl culture medium, ठीक है, इस कल्चर मीडियम में उन्होंने यूज़ किया अमोनियम क्लोराइड के सल्फर दैट कल्चर मीडियम में। एंड व्हाट हैपेंड देयर, उन्होंने जो आइसोटोप यूज़ किया वो N15 जो अभी डिस्कस कर चुके हैं। जब इसमें ग्रो किया तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन उनके अंदर क्या फीचर आ गया, दैट बोथ द स्ट्रैंड्स हैड हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। अब इसके बाद बैक्टीरिया को हमने शिफ्ट कर दिया, बैक्टीरिया आर शिफ्टेड टू दैट लाइट आइसोटोप ऑफ अमोनियम क्लोराइड कल्चर मीडियम, यू कैन सी हियर, उसमें कर दिया DNA एक्सट्रैक्टेड सब्जेक्टेड टू सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है, दे हैव यूज सीजियम क्लोराइड इन ऑर्डर फॉर द पर्पज ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। अब उसमें क्या देखते हैं कि इनिशियली इट वॉज हैवी आइसोटोप बट नाउ दे हैव ऑब्जर्व हाइब्रिड या इंटरमीडिएट दैट आइसोटोप, और आफ्टर नेक्स्ट जनरेशन के बाद क्या आता है, वहाँ पे लाइट DNA स्ट्रैंड भी पाया जा रहा है। हेयर वन थिंग बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर आई वांट टू जस्ट कंफर्म वन थिंग, दैट थिंग इज दैट इन exam, in the previous year exam this question has been asked and in that they have missed these labeling, उन्होंने labeling को miss कर दिया था and they have asked student to fill the labeling, like इसको miss कर दिया, फिर यहाँ पे ये चीज़ तो they have asked, और इसी ये total question it was asked for 5 marks. You can just say कि what does this experiment depicts, who has given this experiment, what is the conclusion of this experiment, and just fill the gap which is there. So this was asked in the 5 marks, so everything you have to focus here. And after that, mechanism of DNA replication,
I think you have got this generation. Next we will study mechanism of DNA replication. DNA कैसे replicate करता है, and this replication fork formation. This we will study in our next lecture. I'm just showing it to you here so that you can read it. It will be covered in our next lecture. Leading strand, Okazaki fragments. What are these?